गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज नेचुरल फिनोमेनन पार्ट सेकंड में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के चैप्टर में सीबीएसई क्लास 12 साइंस के फिजिक्स पोर्शन में हम रिफ्रैक्शन फिनोमेनन की बात करेंगे। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में आपने रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बारे में पढ़ा था और अब रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था पहले कि लाइट क्या है और बहुत सी ने उसकी नेचुरल फिनोमेनन के बारे में कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सी फिनोमेनन है। तो जिसमें से रिफ्लेक्शन फिनोमेनन आपने पढ़ लिया है और आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये रिफ्रैक्शन है क्या। तो इस फिनोमेनन को जानने से पहले एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, या कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप देखे होंगे कि अगर किसी बकेट में कोई पत्थर गिरा हुआ है नीचे की ओर और जब आप ऊपर से उसको देखते हैं तो लगता है कि पत्थर बिल्कुल ऊपर है। किसी टैंक में भी देखिए, टैंक में या बकेट में आपने कोई चीज़ डाल रखी है, नीचे उसके बिल्कुल वाटर बिल्कुल क्लियर है और जब हम ऊपर से देखते हैं उसको तो लगता है कि वो बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन जब हम हाथ डालते हैं उसको पकड़ने के लिए तो हाथ अंदर चला जाता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। क्यों ऐसा होता है? दिस इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो बेंड होती है। ये बातें हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन में पहले भी बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन वहां पर दिया था आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसके कि लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है और बेंड होने के बाद जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उस मीडियम में जिस डायरेक्शन से लाइट इंटर करती है ऑब्जेक्ट वहां पर दिखाई देता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल को देखिए, क्यों ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर का जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है। जैसे मान लिया कि आप देखिए इसमें ये आप का कोई टैंक है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ तक पानी है, वाटर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब एक तो लाइट वेव पहले आएगी ऊपर से और स्ट्राइक करने के बाद जब ये इस तरह से यहाँ जाएगी, इस पॉइंट पर आएगी, यहाँ पर वाटर एयर की सरफेस पर, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो एक्चुअल में अगर ये इसके बाद एयर नहीं होता तो लाइट ऐसे निकल जाती सीधे, लेकिन एयर क्या करती है, एयर के कारण चूंकि दूसरा मीडियम है तो वो ऐसे बेंड होकर के निकलेगी और इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऊपर से जब आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जब ऑब्जर्व कर, चूंकि लाइट इस डायरेक्शन से जा रही है, इसका प्रोडक्शन जब हम करेंगे इसका, तो ये यहाँ पर बन रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पार्ट में भी आपको दिया था यहाँ पर भी कि हम पानी के अंदर जब मछलियों को देखते हैं और हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं पकड़ में आती। रीजन यही है कि एक्चुअल में अगर हम इसको फिश माने तो फिश यहाँ पर है, लेकिन हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमें यहाँ दिखाई देता है और हम इसके अकॉर्डिंग पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और एक्चुअल में फिश यहाँ पर होती है, हम पकड़ नहीं पाते, वो भाग जाती है क्योंकि फिश की पोजीशन यहाँ पर है और दिखाई यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये एक नेचुरल फिनोमेनन लाइट की है जिसके बारे में हमें डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ना है और लेंस के कॉन्सेप्ट वगैरह को भी जानना है इसमें, ठीक है। तो ये जो नेचुरल फिनोमेनन है लाइट की, देखिए इसमें कुछ रूल्स हैं। लाइट किधर बेंड करेगी, किधर नहीं बेंड करेगी, इसमें भी कुछ नियम है। हमने बताया था कि जितने भी नेचुरल फिनोमेनन है सब किसी न किसी रूल को फॉलो करते हैं, जरा सा भी रूल वायलेट करते हैं तो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला, एक तो लाइट किधर बेंड करेगी इसके बारे में हम बता दें कि अगर लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर, ऐसे देखिए आप, जैसे ये मान लिया एक इंटरफेस है और इधर एयर है और इधर वाटर है, ठीक है। एयर को हम कह सकते हैं रेयर मीडियम और वाटर को कह सकते हैं एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम, और ये आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल मीन्स इसके 90 डिग्री, ओके। तो अब अगर कोई लाइट एयर से वाटर में जाएगी, ठीक है, तो अगर ये वाटर नहीं होता तो ये ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन वाटर क्या करेगा, इसको टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा देगा। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। तो पहला रूल क्या हो गया कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ओके। और अगर डेंसर से रेयरर जाएगी, जैसे मान लिया आपने ये बनाया और इधर वाटर है, वाटर एन एग्जांपल ऑफ डेंसर मीडियम, और इधर एयर है, ये रेयरर मीडियम और ये नॉर्मल है, ठीक है।
और ये लाइट जा रही है। तो अब अगर ये एयर नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, ठीक है, लेकिन एयर की कहाँ, जो कि रेयर मीडियम है, तो अब ये इधर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन है आपकी, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दो फंडामेंटल रूल्स है लाइट के बेंडिंग का, जब हम रिफ्रैक्शन फिनोमेनन पढ़ते हैं वहाँ पर, कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो ऐसे रास्ते था इधर आ जाएगी, डेंसर से रेयर जाएगी तो ये रास्ता था उधर चली जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक रूल्स विच इज फॉलोड बाय द लाइट इन द रिफ्रैक्शन फिनोमेनन, ठीक है। और इस तरह से आपके लिए एक्टिविटीज़ भी है प्रिज्म और स्लैब के फॉर्म में। स्लैब का हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए, स्लैब में आप करके देख सकते हैं इस रिफ्रैक्शन फिनोमेनन को, और उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा ये। जैसे मान लिया आपने ग्लास स्लैब लिया है एक, ठीक है, इस तरह से ग्लास स्लैब लिया है। ये एक एक्टिविटी है, हालांकि इस साल नहीं है, केवल आपको करने के लिए। और आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपने एक इंसिडेंट रे बनाई और दो पेपर के पिन इस पर लगा दिए, ठीक है। अब चूंकि देखिए लाइट क्या है, ऐसे जा रही थी, ये रेयर है ये डेंसर है, तो इधर की तरफ मूव कर जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद ये नॉर्मल हो गया, अब ये रेयर है और ये डेंसर है, ठीक है। तो रास्ता ये था, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चली जाएगी। तो एक्चुअल में जो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर से जब हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इतना जो है इसमें शिफ्टिंग हो गई। तो शिफ्टिंग हो गई तो क्या हो जाएगा कि इस प्रिज्म के, सॉरी, इस स्लैब के इधर की साइड में जो ऑब्जेक्ट इस लाइन में है वो इस लाइन में दिखेगा। इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पर, मीन जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। शिफ्टिंग के कारण बार बार हम बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, हमें दिखाई वहाँ देता है जिस डायरेक्शन से लाइट हमारी आईज में इंटर करती है। यहाँ से आपका यह ऑब्जर्वेशन है। इसी बेसिस पर हम कहते हैं कि सन जो दिखाई दे रहा है वो इसकी शैडो है, ठीक है, वो अपने पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें नेचुरल फिनोमेना। तो ये तो हो गए रिफ्रैक्शन के फिनोमेना। तो हमारे ख्याल से आपको रिफ्रैक्शन है क्या, इसके बारे में समझ में आ गया। अगर इसकी डिफिनीशन देना चाहें, सिंपल सी बात डिफिनीशन दे सकते हैं इसको, इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। क्या हो गया रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन? It is the phenomenon of bending of light when it enters from one medium to another medium. रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। और ये आप अपने लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में देखते भी हैं। एक पेंसिल को आप एक बकेट में डाल के देखिए, उसकी साइज छोटी दिखाई देती है। छोटी क्यों दिखाई देती है? मीडियम बदल जाता है इसलिए छोटी दिखाई देती है। पेंसिल एक्चुअल में छोटी नहीं होती, क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं एयर से, और पेंसिल होती है वाटर में, तो दोनों मीडियम अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको वो छोटी दिखाई देती है, ठीक है। और एक्चुअल लेंथ क्या होगी उसकी, उसी मीडियम में, जिस मीडियम में ऑब्जर्वेशन करते हैं उसी मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है तो जो उसकी लेंथ होती है उसको हम एक्चुअल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और जिस मीडियम में अगर आपका ऑब्जर्वेशन का मीडियम अलग है और ऑब्जेक्ट दूसरे मीडियम में है, फिर जो हमें लेंथ मिलती है उसको हम कहते हैं अपेरेंट लेंथ, ठीक है, अपेरेंट मेजरमेंट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की साइज भी जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। देखने में मेजरमेंट के में कह सकते हैं हम साइज में, हालांकि ऑब्जेक्ट की साइज घटती बढ़ती नहीं है, वो केवल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, फिनोमेना रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो एक मीडियम में आपको एक्चुअल साइज दिखाई देगी, दूसरे मीडियम में उसकी साइज कम या ज़्यादा हो जाएगी, ओके। तो अब चलिए, ये तो हो गए रिफ्रैक्शन के बारे में। अब आपको सबसे पहली बात यहाँ पर पढ़नी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो अब सेकेंड पार्ट में सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है कि ये जो रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन है उसमें लॉज, कौन से लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट पार्ट उसमें देखिएगा बताया गया है। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रेज होगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लिया कि ये आपने दो मीडियम को अलग किया, इधर एयर ले लिया, ये हो गया रेयर मीडियम, और इधर वाटर ले लिया, तो ये हो गया डेंसर मीडियम, और ये इसका नॉर्मल लाइन हो गई। नॉर्मल मीन्स इससे 90 डिग्री पर क्रॉस करने वाली लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि जैसे मान लिया आपने ये एक इंसिडेंट रे बनाया, इसका एक्चुअल रास्ता इधर था, डेंसर मीडियम में है, तो ये इधर टर्न हो गया, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां रिफ्लेक्शन था, यहां पर रिफ्रैक्शन है, ओके। इस रेज को कहेंगे इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो पहला ला क्या हो गया कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये वाली लाइन आपकी नॉर्मल हो गई 90 डिग्री। ठीक है, सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सिमिलरली फर्स्ट लॉ की तरह इसमें कहा गया कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर मीन्स इट इज आल्सो ए टू डायमेंशनल फिनोमेनन। ठीक है, सेकंड लॉ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको सेकंड लॉ को जिसमें हम कहते हैं, इसको एक अलग नाम भी दिया गया है, स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल्स ने इस लॉ को सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो है स्नेल्स लॉ, वो क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मान लिया जैसे ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट, जिसमें से आती है लाइट उसको फर्स्ट मीडियम कहेंगे, जिसमें जाएगी उसको हम सेकंड मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से साइन आई अपॉन आर जो निकालेंगे वो आपका सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा फर्स्ट मीडियम के टर्म में। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ सिंपली, जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब देखिए ये मीडियम पर डिपेंड है, जैसे आपने ये सेकंड रेशियो मान लिया, आपने एंगल निकाला, यहाँ पर कोई एंगल आए, यहाँ पर कोई एंगल आए, रेशियो करके निकालेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म है वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि कितना रिफ्रैक्शन हुआ। आपकी बुक में भी जब आप कोई बुक खोलते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स लिखा होता है, तो इंडेक्स क्या बताता है, इंडेक्स इंडिकेट करता है कि फला चैप्टर फला जगह पर है। तो इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि रिफ्रैक्शन कितना हुआ। ठीक है, इस और ये जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और एक सेम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है अगर मीडियम बदलेगा। बात समझ में, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो अभी हम बताएंगे इसको अलग से। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये बातें समझ में आ रही। फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, एंड सेकंड लॉ इज द स्नेल्स लॉ which states that the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant and that constant is known as a refractive index of the second medium with respect to first। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब थोड़ा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अलग से समझना होगा इस बारे में। ठीक है, तो देखिए उसको हम बताते हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंडेक्स हमने बताया कि इंडेक्स इंडिकेट करता है किसी चीज को, और रिफ्रैक्शन लगा हुआ है आगे तो ये रिफ्रैक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा अलग से बता देते हैं हम आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी टर्म से जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी किसी टर्म में है तो हम उस टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABCD कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि ये एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है। फिजिकल पैरामीटर जैसे हम लेंथ को नापने के लिए मीटर यूज करते हैं, टाइम को नापने के लिए सेकंड यूज करते हैं, उसी तरह से रिफ्रैक्शन को नापने के लिए, रिफ्रैक्शन को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कितना हुआ इसको मेजर करने के लिए दो डेफिनेशन बनाई गई है। एक तो जो अभी आपने पढ़ा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अभी आपने पढ़ा कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर इसी को आपको पूछा जाए फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो ये 1/, हो जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर भी लगती है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए जैसे आपने किसी मटेरियल को, मान लीजिए जैसे कि आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन जब इसी ग्लास को हम पानी में डाल देंगे तो अब इसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, अब ये बदल जाएगा। ठीक है, तो बताएंगे अभी हम आपको आगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दूसरी जो डेफिनेशन दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको थोड़ा ये भी समझ में आ जाएगा कि ये रिफ्रैक्शन लाइट बेंड क्यों करती है। एक्चुअली देखिए जैसे हम इसका एग्जांपल लें,
पहले वाले केस में फर्स्ट मीडियम जो है एयर है और वहां पर लाइट जिस स्पीड से मूव कर रही है वो उसकी हाईएस्ट अकरिंग स्पीड होगी। जनरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वो किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आप अपनी पूरी ताकत लगा करके मैदान में दौड़ रहे हैं, आप खुद तेजी से दौड़ ले रहे हैं, लेकिन उस मैदान को पूरी तरह से मान लिया हमने तालाब बना दिया, पानी भर गया, अब फिर आप उतनी ताकत ही लगा करके दौड़ रहे हैं, तो क्या आपकी स्पीड उतनी ही होगी? नहीं होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मीडियम बदल गया। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा आपकी स्पीड कम होती जाएगी। तो उसी तरह से जब लाइट एयर में है या वैक्यूम में है तो उसकी स्पीड हाईएस्ट है। एयर वैक्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एयर में थोड़ा गैस होती है तो थोड़ा कम हो जाता है, बाकी वैक्यूम में बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक है। लेकिन जब वही लाइट वाटर में एंटर करेगी तो क्या उसकी स्पीड उतनी ही होगी? नहीं, वो स्पीड कम हो जाती है, और वो स्पीड कम होने के कारण ही ये लाइट बेंड होती है। समझ में आ रही? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं बदलती, और स्पीड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? C = न्यू लैम्डा। ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा अगर बदलेगा तो C भी बदलेगा। ठीक है। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, साउंड के चैप्टर में, वहां पर भी आता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? C = न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा टाइम पीरियड है। एक तरह से स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी और ये 1 टाइम का यूनिट हो जाएगी। तो अगर ये नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। ठीक है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो लाइट ही बदलेगी, तो लाइट वेव ही नहीं रह जाएगी, वो तो दूसरे किसी मतलब स्पेक्ट्रम में चली जाएगी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, किसी अदर वे। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, लाइट को लाइट ही रहना है। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो चूंकि वेवलेंथ बदलता है तो इस वेवलेंथ को कंपनसेट करने के लिए उसकी लाइट की स्पीड क्या है, वो बदल जाती है। और वो क्या होगा कि अगर रेयर से डेंसर में आती है तो स्पीड कम हो जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो स्पीड वापस बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही? जस्ट एग्जांपल हमने दिया कि आप अपनी पूरी ताकत से मैदान में दौड़ रहे हैं, खुले मैदान में दौड़ रहे हैं, तो आप तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन उतनी ही ताकत से आपको पानी में दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतने ही टाइम में, क्योंकि मीडियम अब आपका थोड़ा डेंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह लाइट भी जब वाटर में एंटर करेगी, वाटर के बाद फिर ग्लास में अगर जाएगी तो और कम हो जाएगी, ग्लास से फिर बाहर निकलेगी तो वापस वही स्पीड उसको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो है सेकंड डिफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, दिस इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ द मींस, इससे भी हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब जैसे एग्जांपल हम दे दें कि इसे लाइट की स्पीड जो है एयर में होती है 3 × 10⁸, और जब यही वाटर में चली जाती है तो वाटर में हो गया 2 × 10⁸, और इसका रेशियो निकालते हैं तो 1.5 आता है। तो 1.5 इज क्या हो जाएगा? दिस 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये ग्लास में जाने पर है, ये स्पीड जो है 2 × 10⁸ किस में है? ग्लास में, और ये 3 × 10⁸ किस में है? एयर में। ओके। तो इस तरह से एयर में जो स्पीड है और ग्लास में जो स्पीड है दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1.5। अब एक्चुअली जब इस तरह से आप मेजर करके निकालेंगे तो एंगल के टर्म में भी यही 1.5 आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस डिफिनेशन से निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा और इस डिफिनेशन से निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, सेम आएगा। ठीक है। जब आप किसी ग्लास स्लैब को लेकर के, मान लिया आपने इस तरह से ग्लास स्लैब लिया, ठीक है, और उस पर आपने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की और इस तरह से एंगल को मेजर करके जब रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो भी 1.5 ही आएगा। ठीक है। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ये जो आपका नेचुरल फिनोमिनन रिफ्रैक्शन है उसको मेजर करने का एक इंडेक्स है। ठीक है ना, कि कितना रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट उस मीडियम में इंटर करने पर उतनी ज्यादा मींस कह सकते हैं उतनी ज्यादा बेंड होगी। ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another medium। और बेंडिंग से होता क्या है, अभी हमने बताया, जब लाइट बेंड करेगी तो बेंड करके आपकी आईज में जिस डायरेक्शन से एंटर करेगी चीजें वहां पर दिखाई दो। जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उतनी हमें चीजें जो है वो कंफ्यूज्ड वे में दिखाई, में दूसरी जगह दिखाई देगी। ठीक है। अब जैसे मान लिया कि सन है सुबह सुबह ईस्ट से निकलता है और हमने कोई ऐसा मेथड अपनाया कि लाइट जो है वो पूरी बेंड होकर के वेस्ट की तरफ से हमारी आईज में आ रही है, तो हमें सन सुबह सुबह वेस्ट में भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि आपने मिरर लगा दिया, कल एग्जाम्पल उसमें इस वाले में दिया था पार्ट फर्स्ट में हमने, आपके सर के पीछे बल्ब है और आपने सामने मिरर लगा दिया तो पीछे वाला चीज आगे दिखने लगता है, क्योंकि इमेज आगे बन जाएगी मिरर में। ठीक है ना।
तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो और हमें जो है ऑब्जेक्ट जब भी हमें दिखाई देती है तो उस डायरेक्शन में दिखाई देती है जिस डायरेक्शन से लाइट हमारी आईज में इंटर करती है। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग से डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थोड़ी सी एक बात और बतानी है, जैसे इस तरह से आप देखिए, हालांकि आते हैं क्वेश्चन क्योंकि आगे भी आपको काम आएंगे। जैसे मान लिया कि ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब मीन्स शीशे का, और इसके इधर जो है ये वाटर है, ये मान लिया इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ये हो गया वाटर, ये हो गया ग्लास, और इधर हो गया एयर, और इधर भी हो गया एयर, ठीक है। तो अब मान लिया कि कोई लाइट वेव पहले एयर से वाटर में आई तो ये बेंड हुई, ठीक है, फिर वाटर से ग्लास में गई तो ये और बेंड हो गई क्योंकि एक्चुअल रास्ता इसका ये था, ठीक है, और फिर उसके बाद बाहर निकली तो अब ये टर्न होकर के बाहर निकल जाए। हमेशा याद रखिए कि जो इनिशियल कंडीशन की रेज होगी, जो फाइनल कंडीशन की रेज होगी, मीन जो इंसिडेंट हो रही है, जो रिफ्रैक्टेड हो रही है बाद में, ये दोनों हमेशा नॉर्मल ही रहेंगे, सॉरी पैरेलल ही रहेंगे। मीन्स इसको जब आप बनाएंगे और इसको जब बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेज पैरेलल। तो इतना जो है ये इसमें रिफ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ, जो लाइट वेव ऐसे जा रही थी, देखिएगा ऐसे जा रही थी, उसको एक तरह से इस वाटर और ग्लास के जो मीडियम था इसने उठा करके यहाँ कर दिया, तो जो ऑब्जेक्ट इस रास्ते पे था वो इस रास्ते पर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लिया कि दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम, दिस इज थर्ड मीडियम, और वापस फर्स्ट में आ गए, ठीक है। तो अब इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, एक प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, हालांकि 10th में नहीं है 12th में, लेकिन इस बात को आपको जानना है कि पहले हम क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। पहले एयर से वाटर में गई तो सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये हो गया, फिर ग्लास से वाटर में गए तो थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और फिर क्या वापस फर्स्ट में आ गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। सीधे सीधे याद रखें, एक 1 ऊपर है, एक 1 नीचे है, एक 2 ऊपर है, एक 2 नीचे है, एक 3 ऊपर है, एक 3। तो इस तरह से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, जनरली यूज करते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वो क्या हो जाएगा 1/1.5। ऐसी बात है कि ये रेशियो जो भी आएगा 1 से कम ही आएगा कि ज़्यादा आएगा, करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा हमारे ख्याल से 1 से कम ही आएगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे आप तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 जो है आपका वो 1 से कम ही है। तो इस तरह से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आ रहा है तो क्या इंडिकेट करता है कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो लाइट कहाँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे आपके कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल 0.5, तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, 0.5 मीन्स 1 से कम आ रहा है, तो लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयर में, ठीक है। और अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन इंटरप्रिटेटिव बहुत से बनेंगे। तो हमारे ख्याल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन में लेंस की बहुत बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम इसमें लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या है, ठीक है। जैसे हमने अभी मिरर की डिफिनेशन बताई थी आपको पार्ट फर्स्ट में, वहाँ पर देखिएगा मिरर क्या है उसके बारे में बताया था। तो लेंस क्या है, ठीक है। तो जनरली जब हम किसी स्टूडेंट से पूछते भी हैं कि लेंस क्या है, और जो हो सब वो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े भी रहते हैं, और अगर हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा लेंस है ऐसे बना करके, तो हमें जवाब यही मिलता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम पूछते हैं क्या ये हमेशा कॉन्वेक्स ही रहेगा, तो कहते हैं हाँ सर ये तो हमेशा कॉन्वेक्स ही रहेगा ना। ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और ये कॉनकेव भी हो सकता है, अभी हम एग्जांपल बताएंगे। शेप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के को ये किसी भी लेंस को कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं कर सकते। ये शेप केवल आप देख करके अगर बताते हैं कि ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ये वाला मान लिया कॉनकेव का, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये कॉनकेव है, तो ओनली शेप डज नॉट डिसाइड दैट दिस लेंस इज ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। देखिए लेंस के कॉन्सेप्ट की जो पहली बात तो आपको लेंस की डिफिनेशन समझनी है। लेंस की डिफिनेशन क्या है,
ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई द कर्व सर्फेसेस, टू कर्व सर्फेसेस। लेंस की डिफिनीशन है, हम लिख देते हैं, आपको नोट करना है क्या है लेंस की डिफिनीशन, और उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अभी बताएंगे कैसे देखिएगा वो कॉन्वेक्स कॉनकेव बनेगा। क्या है? ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई two curved surfaces is known as lens। ये लेंस की डेफिनेशन हो गई। तो अब इसमें देखिए जो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करी है, ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके हमें आर पार दिखाई दे, तो आर पार ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो हमारे लिए गैस में एयर है, लिक्विड में वाटर है और सॉलिड में ग्लास है। तीन तरह के मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड में शीशा हो गया, ग्लास हो गया जिसके आर पार हम देख सकते हैं, पानी में, लिक्विड में जो है वो पानी हो गया, और भी उसके अलावा बहुत से लिक्विड हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वो भी है। और तीसरा जो है वो एयर हो गया गैसेस में। तो इसका मतलब कि हम लेंस जो है वो पानी का भी बना सकते हैं और शीशे का भी बना सकते हैं और एयर का भी बना सकते हैं। जनरली शीशे का तो सबने देखा होगा। जनरली अगर हम ग्लास की बात करें तो आप इस तरह से ग्लास का लेंस देखते हैं, ये मान लिया ग्लास हो गया तो इसको हम कह सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन मान लिया जैसे आपने ये इस तरह से एक शीशा लिया, मतलब एक ग्लास स्लैब लिया और उसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ऐसे कट करके यहाँ से हटा दिया इस पार्ट को, ठीक है, और दूसरा ग्लास स्लैब लिया इसी तरह से और फिर उसको ऐसे कट करके इनको हटा दिया, इस लाइन को, और अब दोनों को मिला दिया, ये इस तरह से मिल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर ग्लास है और बीच में क्या हो गया, एयर हो जाएगा। अब ये कौन सा लेंस है? क्या अब भी ये कॉन्वेक्स ही होगा? बोलिए, नहीं होगा। अब ये कॉन्वेक्स नहीं है, अब ये जो है आपका कॉनकेव लेंस हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मीडियम है आपका वो एयर है और ये रेयर मीडियम है, अगल बगल का जो मीडियम है वो डेंसर है, ग्लास डेंसर है कंपेरेटिव टू एयर। तो अब यहाँ पर लाइट रेज अगर जाएगी तो वो कन्वर्ज नहीं होगी, वो डाइवर्ज होगी। ठीक है, तो ओनली शेप डज नॉट डिसाइड दैट द लेंस इज ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वो डिपेंड करता है कि मीडियम जो लेंस बना हुआ है वो किस मटेरियल का है और किस मीडियम में रखा हुआ है। सेम लेंस को, सेम कन्वर्जिंग लेंस को हम डाइवर्जिंग भी बना सकते हैं। जैसे मान लिया ये शीशे का बना हुआ है, ये ग्लास वाला है, ये शीशे का बना हुआ है, और अभी हमने बताया कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो 1.5 है। ठीक है, अब अगर इसी लेंस को उठा करके हम एक लिक्विड में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, एक बकेट रखा उसमें लिक्विड रखा जैसे ग्लिसरीन वगैरह है या कोई ऐसी चीज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ज्यादा है, तो अब यही कॉन्वेक्स लेंस आपका यहाँ पर कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। शेप वही है तो लेंस बदल गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए नेचर में कैसे सेम शेप में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। जैसे कि आप एक रेन ड्रॉप को कंसीडर कीजिए और एक एयर बबल को। एयर बबल जैसे मछलियां सांस लेती हैं तो बबल क्रिएट होते हैं, वो ऊपर की ओर उठते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो डिफरेंस बता सकते हैं हम ये कि रेन ड्रॉप जो होती है वो नीचे गिरती है और एयर बबल ऊपर उठता है। वो तो मोशन का आपका क्लास 11 से रिलेटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा रेन ड्रॉप एंड एयर बबल। रेन ड्रॉप क्या है? जैसे ये मान लिया रेन ड्रॉप है तो ये यहाँ पर जो है वो क्या है, वाटर है, ये पानी का बना हुआ है। ठीक है, और अगल बगल जो है उसके वो क्या है, एयर है। और एयर बबल में क्या होगा, ये एयर होगा और इसके अगल बगल वाटर जो है वो बाहर है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, एयर बबल में ये वाटर हो गया। ठीक है, तो रेन ड्रॉप क्या है, ये एक सॉलिड मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम है और डेंसर मटेरियल का बना हुआ है और जिस मीडियम में रखा गया है वो रेयर है, तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम इसकी बात कहें एयर बबल्स की, तो एयर बबल के चारों तरफ मीडियम जो है वो क्या है, डेंसर है और बना किसका मटेरियल का, रेयर मीडियम का है, तो ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया एक कॉनकेव डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ये रेज को कन्वर्ज करेगा, और कॉनकेव को कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ये रेज को डाइवर्ज करेगा, मीन्स फैलाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस ये शेप पर डिपेंड नहीं है। तो इस बेसिस पर जो है देखिए लेंस को जो हम डिवाइड करते हैं दो तरह से होते हैं लेंस, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। ठीक है,
तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ बता देते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, जैसे मान लिया कि ये आपने बनाया शेप, और ये ए फॉर मतलब इसको हम मान सकते हैं ऐसे समझिए कि हम वर्ड जो यूज करेंगे, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास एंड डब्ल्यू फॉर वाटर। ठीक है, तो मान लिया कि अगर इधर जो है एयर है, इधर ग्लास है और इधर एयर है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये शेप बनाया आपने और इधर एयर है, ठीक है, इधर ग्लास है और इधर ग्लास है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका कॉन्वेक्स ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका कॉन्वेक्स ही होगा, ये कॉनकेव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम कॉनकेव का देते हैं कि मान लिया ये शेप है, इधर एयर है, इधर ग्लास है, इधर ग्लास है, तो अब ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। ठीक है, और ये है इस तरह से, इधर ग्लास है, इधर एयर है, इधर एयर है, तो ये आपका कॉनकेव हो गया। जनरली ये दोनों आप जानते होंगे, कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो इस कॉन्वेक्स को कॉनकेव में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एयर, इधर इधर ग्लास। ठीक है, इसी तरह इस कॉनकेव को इस कॉन्वेक्स को कॉनकेव में बदलने क्या करेंगे आप, इधर इधर एयर, इधर ग्लास। ठीक है, तो हमारे ख्याल से कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर होगा। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज भेजिएगा, हम बताएंगे आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉन्सेप्ट हमारे ख्याल से अब क्लियर हो गया है आपका। तो अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन फिनोमेनन को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस सिस्टम, की लेंस में कैसे इमेज बनती है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो देखिए इसमें भी रूल्स हैं और उस रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर रूल्स क्या है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है, 4 रूल हैं, तो यहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल हैं। शॉर्टकट में अभी हम बताते हैं, जल्दी। पहला क्या है कि अ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, मान लिया इसी में अगर ये रेज पैरेलल है तो ये डाइवर्ज होगी और पीछे की ओर यहाँ आकर के मिलेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा रूल क्या हो जाएगा कि अगर कोई रेज फोकस से पास करके जाएगी ये, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम लेंगे तो फोकस की तरफ अगर डाइवर्ज होगी तो क्या, फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी तो क्या होगी, जैसे मान लिया कि ये रेज आ रही है, ठीक है, और फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो वही 4 रूल जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो तीसरा रूल जो है इसका वो बदल जाएगा। तीसरा रूल क्या हो जाएगा कि अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी। जैसे मान लिया ये आपने लिया एक, और ये कोई रेज ऐसे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो अनडेविएटेड सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होगा। तो अब ये ऑप्टिकल सेंटर और ये सब तो हमारे ख्याल से डिफिनीशन जानने के लिए आप थोड़ा फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, वहाँ पता चल जाएगा आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे। सब बातें हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन में बताने से पहले ये बता दिया है। ठीक है, तो वही चारों रूल जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, मोर और लेस थोड़ा बहुत चेंजेस होकर के यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, और हम अब इमेज बनाएंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय ए लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय ए लेंस। तो 2 लेंस हैं, एक तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स में यहाँ पर भी वही, कॉन्वेक्स में 6 केस बनेंगे और कॉनकेव में 2 केस बनेंगे। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया आपका कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में चलिए, तो मान लिया आपने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, 6 कंडीशंस कौन सी बनेंगी ये सब जानने के लिए आप पहला वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से रेज क्या आ जाएंगी, ये f2f इसको कहेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। हमने बताया था ये क्या है, इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला वीडियो देखिएगा। तो फर्स्ट एक रेज आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फोकस से पास करेगी। दूसरी रेज आपने ये ली पैरेलल, तो ये इस फोकस से पास करेगी।
ओके, तो ये हो गया एफ, ये हो गया ट्वाइस एफ। फर्स्ट इमेज बन गई। चलिए इसका नेचर बताएंगे अभी हम, इसके नेचर के बारे में। पहले हम दूसरा वाला बना लें। दूसरा वाला क्या बनेगा कि कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड ट्वाइस एफ, 2f, ये 2f यहाँ पर रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक रेज पैरेलल ली, ओके, और कहाँ से जाएगी ये, फोकस से, तो आपने ये फोकस से ले लिया, ठीक है। दूसरी रेज मान लिया आपने फोकस से ले लिया इस तरह से, तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये हो गया, ओके। तो ये आपको यहाँ पर बन रहा है, ये इमेज बन गई, ये ट्वाइस एफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ओके। ये एफ हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ये इमेज हो गया ए डैश बी डैश। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है उसी तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या है, कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन एफ एंड 2f, स्मॉल इन साइज, और स्मॉल इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कैसे होगा, इसके लिए डिटेल्स में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है आपको। देखिएगा रियल इन्वर्टेड कैसे होगा। रियल क्यों है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में पहुंच रही है, इन्वर्टेड है उल्टा बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी बना सकते हैं, कहाँ बन रही है, एट एफ, ठीक है, पॉइंटेड इन साइड, क्योंकि बहुत दूर चीज़ें होती हैं तो हमें कैसी दिखती हैं, पॉइंट की तरह। ये रिफ्लेक्शन वाले फर्स्ट पार्ट में बताया, जब कोई चीज़ें हमसे जैसे जैसे दूर होती जाती हैं वैसे वैसे उसकी डायमेंशंस खत्म होते जाते हैं और बाद में हमें वो पॉइंटेड दिखता है। तो पॉइंटेड इन साइज ये हो गया, और रियल एनिमेट क्योंकि इसमें बन रहा है तो इसमें ही बनेगा, बस यही है कि हमें दिख नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो ये दो पार्ट हो गए। इसके बाद मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई बियॉन्ड एट इन्फिनिटी, एंड सेकंड हो गया क्या हो जाएगा, सेकंड बियॉन्ड 2f। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, एट 2f। फोर्थ कंडीशन हो जाएगी बिटवीन f एंड 2f। फिफ्थ कंडीशन हो जाएगी एट f, और लास्ट कंडीशन हो जाएगी बिटवीन फोकस एंड पोल के लिए, ठीक है। चलिए ये दो कंडीशन हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, हमने बताया दीजिए, थोड़ा पहले वाला वीडियो देखने के बाद इसको देखेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, वहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बताया है, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा थर्ड कंडीशन, एट 2f, ठीक है। तो मान लिया ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, कॉन्वेक्स के लिए देख रहे हैं, कॉनकेव के लिए भी इसी तरह से बना लेंगे, कोई इसमें कॉन्वेक्स का आगे आगे आएगा, कॉनकेव का, उसमें सिर्फ दो ही कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो f 2f, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2f पर। तो एक रेज ये पैरेलल लिया आपने, और ये कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला आप f से भी ले सकते हैं, सेंटर से भी मान लिया हमने, c से ही ले लिया, तो तीसरा वाला रूल अप्लाई कर दिया, ये ऐसे जाते हुए ऐसे कट करेगा, ठीक है। और जब आप मेजर करके बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली इसी 2f पर ही कैंसिल कट करेगा। मैंने बताया था मेजर करके मीन प्रोटेक्टर वगैरह लगा करके मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली इसी पर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला, जब ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, 2f पर, ओके। तो यहाँ पर जो साइज बनेगी वो बिल्कुल बराबर बनेगी, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, कहाँ बन रही है, एट 2f, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। थर्ड कंडीशन। इसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या होगी, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, कहाँ हो जाएगा, f और 2f के बीच में, ओके। तो ये आपने लिया f और 2f के बीच में, ये f हो गया, ये 2f हो गया, और यहाँ पर बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख लिया, ठीक है। तो फिर वही बात, एक रेज पैरेलल लिया आपने, कहाँ से जाएगा, ये फोकस से, ठीक है। दूसरा मान लिया आपने सी से लेते हुए जाए, तो अब जब हम बार बार बताते हैं मेजर करके बनाएंगे तो उसी तरह से जाएगा, तो ये दूर जा करके इसको कट करेगी यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा f, ये 2f, और ये आकर के आपका इमेज यहाँ पर बनेगा, थोड़ा रे डायग्राम में हाथ, हाँ ठीक है, f 2f a एंड b, ओके। ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये इमेज बन रही है a डैश b डैश। तो कैसी इमेज है यहाँ पर, सेकंड वाला, इसका भी नेचर देखिए, ये चौथा कंडीशन हो गया। नेचर क्या हो जाएगा इसका, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f, ओके, लार्जर इन साइज,
लार्जर इन साइज, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कैसे है, इसके लिए बार बार बता रहे हैं कि रियल इमेज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज किसे कहेंगे। ये आप इसके लिए पहला वाला वीडियो देखिएगा, पार्ट फर्स्ट इसका, ठीक है। ये 4 केसेस हो गए एट 2f, बिटवीन f एंड 2f। अब आप रखेंगे फोकस पर। तो रिफ्लेक्शन की फिनोमेनन में आपने देखा था, फोकस पर रखने पर क्या होता था, इमेज इन्फिनिटी पर चली जाए। जादुई मिरर के बारे में उन्होंने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही जादुई लेंस बनेगा, ठीक है। मीन्स इस तरह के लेंस के सामने जब आप फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, या वो इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी पर चली जाएगी। तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, कहाँ पर रखेंगे, एट f। अब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, तो ये लिया आपने, फोकस पर रख दिया f/2f, ठीक है। तो ये रेज पैरेलली और ये फोकस से होते हुए निकल गई रेज। दूसरी रेज जब आप सी से लेंगे तो वो बिल्कुल पैरेलल होगी इसके, तो पैरेलल होगी तो कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका इन्फिनिटी पर। तो ये अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। ये 5वां केस है, सॉरी ये 5th केस है, ओके। और इसके बाद लास्ट केस इसका आ जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पोल। पोल का मतलब जो ये सेंटर का, ये लेंस का मिड का पॉइंट। तो आपने फोकस एंड पोल के बीच में रख दिया, तो अब देखिए कैसी इमेज बनेगी, ये रख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक रेज पैरेलली आपने ये इससे, ठीक है, और ये रेज जो है पैरेलली फोकस से पास करनी है इसको, ठीक है। तो ये फोकस से पास करके निकल जाएगी, देखिए कैसे है, फोकस से ये पास करके निकल जाएगी। और दूसरी रेज जब इधर से लेंगे आप तो ये डाइवर्ज करेगी, ये दोनों फैलती जाएगी आगे, इसमें डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा मेजर करके बनाएंगे तो बनेगा। और इस तरह से इन रेज को जब पीछे आप प्रोड्यूस कराएंगे, ओके, तो ये यहाँ आकर के कहीं मिलेंगी और ये इमेज बनेगी। इमेज भी वर्चुअल होगी, इसलिए इसको भी डॉटेड ही बनाएंगे क्योंकि रियल नहीं बनेगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को, तो ये इमेज बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये फोकस के बीच में रखा, ये एफ है, ठीक है। तो ए बी, ए डैश, बी डैश, ओके। तो अब नेचर क्या हो गया, चलिए देखिए नेचर क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले इसका नेचर देख लीजिए, इसका नेचर कहाँ है, कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। उन्होंने बताया था नेचर में हमें 4 बातें बतानी होती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एट इन्फिनिटी कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, ओके। और रियल एंड इन्वर्टेड ये हम मान लेंगे, हालांकि हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हम बताएंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, इतनी लार्ज की हमें दिखाई नहीं देगी, वेरी लार्ज इन साइज। 4 बातें हो गई। अब इसमें देखिए नेचर क्या हो जाएगा इसका, क्या क्या है नेचर। पहली चीज कहाँ बन रही है, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड में बन रहा है, जिधर इमेज है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रहा है। लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, और रियल नहीं है अब ये वर्चुअल है क्योंकि रेज यहाँ पर आ नहीं रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा बन रहा है, जिस साइड में जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह का ये इमेज भी बन रही है। तो इसलिए क्या हो गया, ये इरेक्ट। इन्वर्टेड तब होता जब ये नीचे बनता, ठीक है। तो इस तरह से 6 कंडीशंस में 6 डिफरेंट इमेजेस आपकी ये बनी हैं इसमें कॉन्वेक्स लेंस में। अब बात आती है कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में कितनी कंडीशन होगी, बताया है हमने 2 कंडीशन होंगी। तो उस 2 कंडीशंस की यहाँ पर भी बना देंगे, अभी बताया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसकी सिर्फ बेसिक के लिए बन रहे हैं वीडियो, तो इसमें हम जल्दी जल्दी सिर्फ आपको बेसिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस करवाएंगे इसमें, ठीक है। इसलिए इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड जो हो गया, अब आपका आ जाएगा कॉनकेव लेंस के लिए, ओके। तो कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशन बनेंगी। पहला वाला, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज यहाँ से आकर के डाइवर्ज करेंगी, पीछे प्रोड्यूस कराएंगे, फोकस पर मिलेगी। इधर से दूसरी रेज ये लिया आपने,
ये भी डाइवर्ज कर रही है, इसको भी पीछे मिलाएंगे तो फोकस पर मिलेगी। तो ये आपका बन जाएगा इमेज, ठीक है। और सेकंड केस कौन सा बनेगा कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस कहीं पर रखा गया है, ये आपने रखा, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज लिया आपने और ये डाइवर्ज कर गई, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे तो आकर के फोकस पर मिलेगी, ओके। और दूसरी रेज मान लिया आपने सी से, तो सी से ऐसे सच निकल जाएगी, तो ये तो कहीं नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर बन रहा है, ये इमेज बनेगी। अब इसमें एक रेज जो है वो रियल है और एक वर्चुअल है, मतलब एक रेज बन रही है और एक जो है वो है प्रोड्यूस्ड है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये बन जाएगा आपका इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देखिए इमेज जो है वो भी वर्चुअल ही है, क्योंकि एक रेज भी अगर आपकी सिर्फ सिंगल रेज में, एक तो एक्चुअल में रेज जा रही है ये वाली, ठीक है, और एक जो है ये प्रोड्यूस किया है आपने। तो नेचर चलिए देखते हैं नेचर में क्या है, क्या हो रहा है, ये क्या नेचर है इसका कि कहाँ बन रही है, एट एफ फोकस पर ही बन रही है और वर्चुअल है, रेज तो इधर निकल रही है, आप यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है या इन्वर्टेड है। अब देखिए जैसे इसमें बन रहा है, इसमें इरेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी इरेक्ट ही होगा, क्योंकि हमें भी सिर्फ पॉइंटेड हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंटेड इन साइज एंड इरेक्ट, पॉइंटेड इन साइज एंड इरेक्ट, ओके। तो इस वाले में देखिए क्या हो जाएगा, कहाँ है, कहाँ बन रही है, सेम साइड में बन रही है नेचर में, तो सेम साइड ऑफ द लेंस बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रहा है, यानी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज छोटा बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड कहाँ बन रहा है, सेम साइड में बन रहा है, स्मॉल इन साइज, सेम साइड, ठीक है। तो चार बातें हैं। तो इस तरह से देखिए आपके लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, तो हम थोड़ा जल्दी के बना रहे थे इसको। चलिए अभी तो इस वीडियो को हम इतना ही छोड़ते हैं। अभी इसमें आ जाएंगे लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आएंगे। हम नहीं चाहते वीडियो ज़्यादा लंबा बने, तो अभी हम इसको फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें आपको फिर लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और बताएंगे। अभी आप इतनी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रे डायग्राम की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से रिलेटेड। ओके बेटा।